नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों फाइनली आज की इस वीडियो में जो भी फ्रेंड्स लोग 2024 में रेलवे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, बात करें दोस्तों आप लोग चाहे आरपीएफ की तैयारी कर रहे हो या एनटीपीसी ग्रुप डी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो या एएलपी टेक्नीशियन की, तो दोस्तों इन सभी एग्ज़ाम में आपके साइंस के जो क्वेश्चन है वो ज़रूर पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों साइंस के हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं। और दोस्तों आज की इस वीडियो में सभी ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके रेलवे के किसी न किसी एग्जाम में प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे हुए क्वेश्चन हैं। तो इसलिए दोस्तों वीडियो का हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप लोग जरूर दोस्तों इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलते हैं दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले जो भी फ्रेंड्स लोग हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर आप लोग अभी तक इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों ये जो क्लास है डेली हमारे इस चैनल पर आप लोगों को मिलती रहती है। तो दोस्तों आपके स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है। यानी दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा जब आप लोग कपड़े धोते हो तो जो साबुन का फेना उठता है, जो झाग होता है, उसमें चमकदार रंग हमें दिखाई देते हैं। तो दोस्तों जो रंग दिखाई देते हैं ये किस परिघटना के कारण संभव हो पाता है। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपके एग्जाम में ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों जो बहुलीकरण परिवर्तन और जो व्यतिकरण दोस्तों, इसके कारण जो झाग होता है वो चमकदार रंगों में दिखाई देता। तो आपको ध्यान रखना, बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण के कारण दोस्तों ये जो परिघटना है ये संभव हो पाती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन का जो ऑप्शन ए है ये करेक्ट हो जाएगा, तो आपको इस बात को याद रखना है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाहन पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। यानी उत्तल लेंस का, अवतल लेंस का, या उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण। चलिए दोस्तों आप लोग बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, और आपको इस क्वेश्चन का जो आंसर पहले से पता भी होगा। तो आप लोग बताइएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो अगर बात करें दोस्तों जो वाहन के जो पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए जो दर्पण या लेंस का यूज किया जाता है, तो दोस्तों वो आपका उत्तल दर्पण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन का जो ऑप्शन सी है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह दिखाई देगा, यानी किस प्रकार का, लाल दिखाई देगा या हरा दिखाई देगा या नीला या पीला। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना, जब भी लाल कांच को यदि हम हाई टेम्परेचर पर उसको गर्म करते हैं तो दोस्तों उसका जो रंग हो जाता है वो हरा दिखाई देगा। यहाँ पर क्वेश्चन का जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको ध्यान रखना है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में अक्सर कई बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है कि यदि वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी से जो है आकाश हमें किस रंग का दिखाई देगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, तो आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन का आंसर है कि जब भी अगर बात करें, जब देखिए वायुमंडल नहीं है यानी वायुमंडल की अनुपस्थिति है, तो साफ सीधी बात है जहाँ पर वायुमंडल नहीं होता तो जो सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें हैं दोस्तों उनका जब प्रकीर्णन नहीं हो पाएगा, तो इसकी वजह से जो है हमारा जो आकाश का रंग है पृथ्वी से वो हमें काला दिखाई देगा। अगर बात करें दोस्तों हम लोगों को जो पृथ्वी से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, इसका यही कारण है कि पृथ्वी से आकाश को जब हम लोग देखते हैं तो बीच में वायुमंडल है, यानी कई धूल के कण हैं, गैसें हैं, इसी की वजह से प्रकाश का प्रकीर्णन होता है और हमें जो है पृथ्वी से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। और जब भी आपसे क्वेश्चन में पूछे यदि वायुमंडल ना हो तो आपको आकाश हमेशा काला दिखाई देगा, तो आपको इस बात को याद रखना। अगर बात करें चंद्रमा की, तो दोस्तों चंद्रमा में जो है वायुमंडल की अनुपस्थिति होती है, तो चंद्रमा से दोस्तों जो आकाश का रंग होगा वो काला दिखाई देगा। ठीक है, तो आपको इन दोनों पॉइंट्स को याद रखना, आपकी एग्जाम वाला है खूब पूछता है इन दोनों क्वेश्चन को। तो यहाँ पर क्वेश्चन का जो ऑप्शन ए है ये करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों
कि चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई क्या है। यानी दोस्तों जो चुंबकीय क्षेत्र है इसका जो यूनिट होता है यानी मात्रक होता है वो क्या होता है। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना है चुंबकीय क्षेत्र की जो माप की इकाई दोस्तों टेस्ला। यहाँ पर क्वेश्चन का ऑप्शन जो ए है ये करेक्ट हो जाएगा, तो आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं। यानी दोस्तों हमारे शरीर में जो प्रोटीन बनाने के लिए अमीनो अम्ल की ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए कितने अमीनो अम्ल होने चाहिए जिससे प्रोटीन का निर्माण हो सकेगा। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना है उसके लिए 20 अमीनो अम्ल की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन का जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया था। देखिए अक्सर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता रहता है और आपको मालूम भी होगा इस क्वेश्चन का आंसर कि जो विटामिन शब्द है इसको जो प्रतिपादित करने वाले व्यक्ति थे वो कौन थे। तो दोस्तों फंक थे। यहाँ पर क्वेश्चन को ऑप्शन जो सी है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको दोस्तों ध्यान रखना है। अगर बात करें मानव शरीर की तो दोस्तों मानव शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जहाँ पर विटामिन ए का भंडारण किया जाता है। अगर बात करें दोस्तों यहाँ पर विटामिन ए की बात की गई तो इसकी कमी से होने वाला दोस्तों जो रोग है वो आपका रतौंधी रोग होता है। तो इसको भी आपको याद रखना क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है। और यहाँ पर जो आपसे पूछा जा रहा है कि विटामिन ए जो भंडारित होता है तो दोस्तों यकृत यानी लीवर में। क्वेश्चन का ऑप्शन यहाँ ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा और क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में रिपीट हुआ तो आपको ध्यान रखना है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट होता है। यानी यहाँ पर आपको बताना है कौन सा ऐसा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना दोस्तों। अगर बात करें दोस्तों कोबाल्ट धातु की तो दोस्तों जो कोबाल्ट धातु है ये आपके विटामिन B12 में पाई जाती है। तो क्वेश्चन का ऑप्शन बी जो यहाँ पर है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आपको इस बात को याद रखना है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन के नाम से जाना जाता है। यानी दोस्तों ऐसा कौन सा हार्मोन है जिसे लड़ो उड़ो हार्मोन भी कहा जाता है। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना है आपका जो एड्रीनेलिन दोस्तों जो एड्रीनेलिन हार्मोन है इसको लड़ो उड़ो हार्मोन भी कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना क्वेश्चन का ऑप्शन जो बी यहाँ पर है ये करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है किसके द्वारा। यानी अगर बात करें दोस्तों ह्यूमन बॉडी में जो रक्तचाप है ब्लड सर्कुलेशन है इसको जो कंट्रोल किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, आपको ध्यान रखना है जो आपकी अधिवृक्क ग्रंथि होती है इसके द्वारा दोस्तों मानव शरीर में जो आपका रक्तचाप है इसको नियंत्रित किया जाता है। तो क्वेश्चन का ऑप्शन ए जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कीड़ों के अध्ययन को क्या कहते हैं। देखिए स्टडी यानी ये जीव विज्ञान में दोस्तों आपका चैप्टर है बायोलॉजी में कि जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में फिक्स है। खासकर जो बायोलॉजी में कई प्रकार के स्टडी की जाते हैं जैसे पर्यावरण का अध्ययन, ठीक है, और आपका जो हो गया फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो इसी प्रकार यहाँ आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कीड़ों के जो अध्ययन को है उसको हम लोग क्या बोलते हैं साइंस की भाषा में। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो यहाँ पर जो आपका एंटोमोलॉजी है दोस्तों, एंटोमोलॉजी जो है इसे कीड़ों का अध्ययन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन का ऑप्शन जो बी है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गामा किरणें क्या होती हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है कि गामा किरणों के बारे में यहाँ बात की जा रही। तो गामा किरणें दोस्तों जो होती हैं वो आपकी रेडियो सक्रिय पदार्थ द्वारा उत्सर्जित उच्च ऊर्जा वाली किरणें होती है। तो यहाँ पर अगर बात करें ऑप्शन की तो ऑप्शन दोस्तों जो सी यहाँ पर है ये करेक्ट हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस किरण की वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है।
तो अगर बात करें दोस्तों वेधन क्षमता की, तो सबसे अधिक वेधन क्षमता वाली जो किरण है वो दोस्तों आपकी गामा किरण हो जाती है। तो क्वेश्चन का ऑप्शन सी जो यहाँ पर है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना, रेडियोधर्मिता की जो खोज है वो दोस्तों हेनरी बेक्यूरेल के द्वारा की जाती है। तो क्वेश्चन का ऑप्शन बी यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तो आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भस्मों के जलीय घोल में कौन सा आयन होता है। यानी दोस्तों जो भस्म होते हैं इनका दोस्तों जो जलीय घोल होता है इसमें कौन सा आयन पाया जाता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना दोस्तों। इसमें OH- जो आयन होता है वो पाया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन का जो ऑप्शन सी है ये करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीएच का निर्धारण किसने किया था। यानी दोस्तों आप लोग पीएच मान के बारे में पढ़ा होगा कि जो पीएच का निर्धारण करने वाले व्यक्ति थे तो वो कौन थे। तो इसके निर्धारण की अगर बात करें दोस्तों, जो सोरेनसन थे इनके द्वारा दोस्तों पीएच का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन का ऑप्शन जो डी यहाँ पर है ये करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक दहन पोषक है। अगर बात करें दोस्तों यहाँ पर कि आपको यहाँ पर बताना है कि ये क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन यहाँ पर इसकी थोड़ी लैंग्वेज जो है चेंज कर दी गई, इससे आपको दिक्कत हो सकती है। लेकिन जब भी दोस्तों मैं आपसे बोल रहा हूँ अपने एग्ज़ाम में बैठिएगा तो क्वेश्चन का एक बार नहीं 2 बार कम से कम पढ़िएगा, उसको समझिएगा। कभी कभी क्वेश्चन बहुत इजी होता है लेकिन आप लोग जल्दबाजी में उसे गलत करके आ जाते हो। तो यहाँ पर देखिए पूछा जा रहा है कि गैसों में से कौन सी एक दहन पोषक है। दहन का मतलब जलने में जो सहायक गैस है वो कौन सी है आपको बताना। तो आप अब बता दे पाओगे कि अगर हमें आग जलाने के लिए जो गैस की आवश्यकता पड़ती है वो आपकी ऑक्सीजन गैस होगी, तभी दोस्तों आग जल पाएगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन का जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाली उपकरण को क्या कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि सूर्य की किरणों की जो तीव्रता है इसको मापने के लिए जिस उपकरण का हम लोग प्रयोग करते हैं उसे दोस्तों एक्टियोमीटर बोलते हैं। क्वेश्चन का ऑप्शन सी यहाँ पर है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, और इम्पॉर्टेंट भी क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 20 कि फायदोमीटर का उपयोग किसे मापने में किया जाता है। तो अगर बात करें दोस्तों फायदोमीटर की, तो इसका उपयोग जो है दोस्तों क्या मापने में किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना, क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो दोस्तों समुद्र की जो गहराई है वो फायदोमीटर के द्वारा ही मापी जाती है। तो क्वेश्चन का ऑप्शन सी जो यहाँ पर है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज का जो वीडियो है आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि दोस्तों वीडियो का हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और आशा करता हूं दोस्तों जब आप अपने एग्ज़ाम में बैठोगे तो साइंस में दोस्तों आप 25 में से 25 बिल्कुल सही करके आने वाले हो, क्योंकि सभी ऐसे क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम हुए रेलवे के उनमें बार बार पूछे गए हैं। तो इसलिए आपको जब भी टाइम मिले तो इन वीडियो को ज़रूर देखिएगा अगर आप रेलवे से संबंधित किसी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो 2024 में। और जितने भी दोस्त लोग हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ अगर आप लोग अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, क्योंकि दोस्तों ये जो क्लास है हमारे इस चैनल पर आप लोगों को डेली मिलती रहती है। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।